रात मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारी। सुबह 7 बजे की गाड़ी में बैठकर मैं कलकत्ते के हावड़ा स्टेशन से बर्दवान की तरफ रवाना हो गया। मगरबी बंगाल से जब आप सूबा बिहार की तरफ जाते हैं तो धनबाद और आसनोल से पहले बर्दवान का शहर आता है। बर्दवान कलकत्ते से ज्यादा दूर नहीं है। 1.5-2 घंटों में गाड़ी ने मुझे बर्दवान पहुंचा दिया। स्टेशन से बाहर आकर मैंने कस्टम घाट बस्ती का पूछा और स्टेशन के अकब में एक बस्ती देखी जो पुराने बोसीदा मकानों पर मुश्तमिल थी। जगह जगह मकानों के बीच में से नारियल के दरख्तों के झुंड ऊपर को उठे हुए थे। मुखिया ने बताया था कि जहां पहुंचकर कम्मू बाई का किसी सिगरेट पान वाले से पूछ लेना। सिगरेट पान का एक खोखा बस्ती के शुरू में ही था। खोखे वाला बंगाली गर्दन एक तरफ किए पान लगा रहा था। मैंने कम्मू बाई का पूछा तो उसने एक नजर मुझ पर ऊपर से नीचे तक डाली और बंगाली में कहा, सुबह सुबह किसका नाम पूछने आ गए हो बाबू? उधर आगे चले जाओ, कोने वाला मकान है उसका। मैं खामोशी से जिस तरफ उसने बताया था उसी तरफ चल पड़ा। टूटी फूटी सड़क थी। मकानों की दीवारें धूप और बारिश से खराब हो रही थी। ढलानी छतों पर काई जमी हुई थी। गंदे मंदे नीम उरियां काले काले बच्चे खेल रहे थे। मैं कोने वाले मकान के सामने जाकर रुक गया। मकान के सहन की दीवार शिकस्ता हो रही थी। दरवाजा बंद था। वहां कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता था। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। 2-3 मिनट बाद किसी ने अंदर से बंगाली में पूछा, कौन है? मैंने बंगाली में कहा, कम्मू बाई से कहो जमशेदपुर से एक मेहमान आया है। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर अंदर से कुंडी उतारने की आवाज के साथ दरवाजे का एक पट खुल गया। एक सांवली सी तीखे अबरू वाली लड़की ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अंदर आ जाओ। मैं सहन में दाखिल हो गया। लड़की ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और मेरे आगे आगे चलते हुए बंगाली जबान में कहने लगी, मेरे पीछे पीछे आओ। सहन में एक तरफ गाय बंधी हुई थी। लड़की ने मुझे एक कमरा खोल कर अंदर बिठा दिया और ये कहकर चली गई कि बाई जी अभी आती हैं। कमरे में पुराने जमाने का सोफा पड़ा हुआ था। दीवार पर किसी फिल्म एक्ट्रेस की डांस के पोज की बड़ी रंगीन तस्वीर लगी हुई थी। लड़की ने छत का पंखा चला दिया था। इतने में एक मोटे बदन की सांवली औरत अंदर आई। उसने जामनी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में से उसका भद्दा जिस्म जगह जगह से नजर आ रहा था। वो पान खा रही थी। चेहरे से बड़ी तजुर्बाकार और अय्यार औरत लगती थी। मैंने उठकर नमस्कार किया और कहा, आप ही कमलावती जी हैं? उसने सोफे के पास खड़े खड़े मेरी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, हाँ, तुम कौन हो? क्या काम है? वो बंगला जबान बोल रही थी। मैं भी बंगला बोल रहा था। मैंने कहा, बाई जी, मैं जमशेदपुर से आया हूँ। मेरा नाम मदन लाल है। उसके साथ ही मैंने जेब में हाथ डालकर 100 रुपए के 2 नोट निकालकर उसको पेश करते हुए कहा, जल्दी मैं आपके लिए मिठाई वगैरह नहीं खरीद सका, ये मेरी तरफ से कबूल करें। कम्मो बाई ने फौरन नोट पकड़ लिए और उन्हें अपने ब्लाउज के अंदर डालते हुए मुस्कुराई और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। अब उसका लहजा बड़ा शीरी हो गया था। कहने लगी, तुम बंगाली नहीं लगते हो। मैंने कहा, जी हाँ बाई जी, मैं बिहारी हूँ मगर बंगाल में भी बड़ी देर रह चुका हूँ। कम्मो बाई ने बड़ी जोर से किसी का नाम लेकर आवाज दी। वही सांवली लड़की आ गई। बाई ने कहा, कोई जलपान ले आ। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगी, आप दिन के वक्त आए हैं, इस वक्त मैं आपकी ज्यादा खिदमत नहीं कर सकती। अक्सर लड़कियां अपने अपने घरों में जा चुकी हैं। मैंने कहा, मैं तो सिर्फ एक लड़की से मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। साथ ही मैंने जेब से 100 रुपए का एक नोट निकाल कर उसको पेश कर दिया। कमलाबाई ने जल्दी से नोट निकाल कर ब्लाउज के अंदर डाल लिया और पूछा, कौन सी लड़की? मैंने कहा, बात यह है कमलाबाई के कलकत्ते में मुखिया दादा मेरा पुराना दोस्त है। जमशेदपुर से मैं अक्सर उसके पास आता जाता रहता हूँ। पिछले दिनों मैंने उसके पास एक लड़की देखी जो मुझे पसंद आ गई। मैंने मुखिया से कहा कि ये लड़की मैं उससे खरीदना चाहता हूँ। वो बोला, मदन बाबू, ये अभी नई नई आई है, 2-1 रोज इंतजार कर लो। कल मैं उसके पास गया तो उसने बताया कि लड़की तो मैंने बर्दवान की कमलाबाई के हाथ बेच दी है। लड़की का नाम उसने जमीला बताया था और मुखिया और धर्मू उसे बांग्लादेश से उठाकर लाए थे। बस मैं उस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम जो कहोगी मैं पेश कर दूंगा। कमलाबाई अय्यार औरतों की तरह मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। कहने लगी, बाबू, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो मैं समझ गई हूँ। वो पंजाबी लड़की है। जमीला अपना नाम बताती है। उसको मुक्ति बाहिनी वालों के साथ मिलकर धर्मू और मुखिया मोहम्मदपुर की बस्ती से उठाकर लाए थे। वो अपना नाम करमू दादा या शायद करमदाद बताती थी। मैंने बेख्तियार होकर कहा, हाँ, करमदादा, यही उसके खावत का नाम था। कमलावती ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा, मुझे मुखिया ने बताया था। वो लड़की कहाँ है कमलाबाई? मुझे उसकी एक झलक दिखा दो, मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। 1000 रुपए का नाम सुनकर कमलावती नायिका की आंखें चमक उठी। कहने लगी, इस वक्त तो वो लड़की यहाँ नहीं है। मेरे एक आदमी उसे लेकर धनबाद के ठाकुर के पास गया हुआ है। 2-1 दिन में आ जाएगा। तुम मेरे मकान पर ही ठहरो, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरा जी चाहा कि उस औरत की एक ही झटके से गर्दन तोड़ दूं, मगर मैं बेबसी की हालत में था। मैंने पूछा, मुझे धनबाद के ठाकुर का पता बता दो, मैं खुद वहां चला जाऊंगा।
कमलावती ने ताज्जुब के साथ कहा, अरे दादा, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? वहां जाओगे तो ठाकुर के आदमी तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगे। तुम यहीं ठहरो, मेरा आदमी जमीला को लेकर कल नहीं तो परसों आ जाएगा, फिर तुम उसके साथ टाइम गुजार लेना। सांवली लड़की चाय और कुछ मिठाई लेकर आई। मैं अजीब तजब्जुब में पड़ गया था। दिल में बार बार एक उबाल सा उठता था कि अभी गाड़ी में बैठकर धनबाद जाऊं और ठाकुर को कत्ल करके जमीला को वापस ले आऊं, मगर कमलाबाई ने मुझे ठाकुर का एड्रेस बताने से साफ इनकार कर दिया था। कहने लगी, ये हमारा उसूल नहीं है कि एक औरत को किसी के पास भेजें और फिर उसके पीछे किसी दूसरे आदमी को रकम लेकर भेजें। चाय का हर घूंट मुझे जहर लग रहा था। दिमाग में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, क्या करूं क्या ना करूं। आखिर चारों नाचार मुझे यही फैसला करना पड़ा कि बर्दवान में कमलावती के घर पर ही ठहर जाऊं और जमीला की वापसी का इंतजार करूं। कमलाबाई ने मेरे पास दौलत देख ली थी। उसने मेरी आओ भगत शुरू कर दी। दोपहर को खूब तरकारियां और मछली वगैरह बनवाई। शराब भी लाकर रख दी। मैंने कहा, मैं शराब नहीं पीता। हैरान होकर बोली, तुम कैसे तमाशबीन हो? कमलाबाई उर्फ कम्मो बाई के अड्डे पर मुजरा वगैरह नहीं होता था। वो औरतों को शहर के उन शरीफ बदमाशों के यहाँ सप्लाई करती थी जो उसके अड्डे पर नहीं आ सकते थे और जिन्हें अय्याशी के साथ साथ अपनी इज्जत व नामूस का भी बहुत ख्याल था। वो पुलिस को माहाना अदा करती थी, इसलिए बेफिक्र होकर ये धंधा कर रही थी। शाम के वक्त बाहर 2-3 रिक्शे बारी बारी आकर रुके। उनमें से मैंने कुछ साड़ी वाली लड़कियां उतरकर तेजी से कमलावती के मकान की तरफ आती देखी। मैं खिड़की से हटकर चारपाई पर बैठ गया। मेरा दिल अपनी बीवी जमीला के ख्याल से बोझल हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक कैसा इनकलाब आ गया कि कहां मैं अपनी बीवी के साथ अमन और इज्जत की जिंदगी बसर कर रहा था और कहां इस वक्त मैं एक नायिका के मकान पर बैठा हूं और मेरी बीवी। उससे आगे कोई तसव्वुर अपने जहन में ला न सका। मैं उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। कमलाबाई अचानक अंदर आ गई। कहने लगी, मदन बाबू, खाना नहीं खाओगे? आओ मेरे साथ। उसने बड़ी अदाए खास के साथ मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरे साथ लगकर मुझे कमरे से निकाल कर दूसरे कमरे में ले गई, जहां जमीन पर दरी बिछी हुई थी और दस्तरखान पर खाना लगा था। 2 लड़कियां पहले से वहां रेशमी साड़ियों में मलबूस बैठी थीं। उन्होंने एक साथ मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए नमस्कार किया और दस्तरखान पर बैठ गया। हम खाना खाने लगे। खाने पर बंगला और उर्दू दोनों जबानों में बातें हो रही थीं। एक लड़की का रंग जरा खिलता हुआ था। वो बंगाली नहीं लग रही थी। वो उर्दू भी साफ बोल रही थी। कमलाबाई ने उसकी तरफ इशारा करते हुए मेरी तरफ झुककर कहा, ये लड़की तुम्हारे देश की है, बिहारन है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी भी बोल लेती है। मैं इसे तुम्हारे पास भेजूंगी। और फिर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए लड़की की तरफ देखकर बोली, अरे प्रामिला, तुम्हें मदन बाबू कैसे लगते हैं? प्रामिला ने शर्माते हुए कहा, अच्छे लगते हैं। मुझे यह सब कुछ एक डरावने ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरा जहन बार बार अपनी बीवी जमीला की तरफ जाता था कि वो धनबाद में किसके पास होगी, उसके साथ क्या गुजर रही होगी, वो क्या सोच रही होगी, कहीं वो खुदकुशी न कर ले। जहन में तरह तरह के परेशान कर देने वाले ख्याल आ रहे थे। मैं खाना जहर मार करके अपने कमरे में आ गया। रात गुजरती जा रही थी। नींद मुझसे कोसों दूर थी। दिमाग आतिश फिशां पहाड़ के लावे की तरह दहक रहा था। कभी चारपाई पर बैठ जाता, कभी उठकर टहलने लगता। इतने में दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। मैंने पूछा, क्या बात है? दूसरी तरफ से किसी औरत ने उर्दू में कहा, मैं हूँ प्रामिला, दरवाजा खोलें, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये वही लड़की थी जिसका तारुफ दस्तरखान पर कमलाबाई ने मुझसे करवाया था। वो धीमी आवाज में बोल रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो वो जल्दी से अंदर आकर मेरी चारपाई पर बैठ गई। कहने लगी, दरवाजा बंद कर दें। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और कुर्सी कर उसके सामने बैठ गया। क्या बात करनी है तुम्हें? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है मदन बाबू? मैंने कहा, मुझे सख्त नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। जल्दी बताओ तुम मुझसे क्या बात करने आई हो। लड़की एकदम संजीदा हो गई। कहने लगी, तुमने सुबह कमलाबाई के साथ जमीला नाम की पंजाबी लड़की के बारे में जो बातें की थी वो सारी मैंने सुन ली थी। मुझे बताओ, क्या सचमुच तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो? मैं मोहतात हो गया। मैंने संभल कर कहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो बोली, इसलिए कि एक तो तुम हिंदू हो, मेरे वतन के हो, दूसरी लड़की पंजाबी है और मुसलमान है। तुम्हें उसका इतना ख्याल क्यों है कि तुम इस तरह उसकी खातिर कलकत्ते से यहाँ आ गए हो और उसके साथ एक रात बसर करने के 1000 रुपए तक देने को तैयार हो? मैंने यूं ही कह दिया कि मुझे वो लड़की पसंद आ गई थी। प्रामिला ने कहा, सिर्फ पसंद आ जाने से कोई मर्द किसी लड़की की खातिर शहर छोड़कर दूसरे शहर नहीं पहुंच जाता। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि उस लड़की से जमीला के बारे में मजीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। मुमकिन है उसे धनबाद शहर के उस ठाकुर का पता भी मालूम हो जिसके पास कमलाबाई ने जमीला को भेजा हुआ है।
मैंने कहा, तो फिर यूं ही समझ लो कि मैं उस पंजाबी मुसलमान लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं उसकी एक झलक देखने को बेचैन हूँ। क्या तुम मुझे धनबाद के ठाकुर का मकान बता सकती हो कि कहाँ है? मैं धनबाद जाकर उस मुसलमान लड़की की सिर्फ एक झलक देखकर वापस आ जाऊंगा। प्रामिला मेरी तरफ देखते हुए शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो कहने लगी, क्या सचमुच तुम उस मुसलमान लड़की से इतना प्यार करते हो? मैंने कहा, मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। प्रामिला कहने लगी, अगर तुम वाकई उस लड़की से इतना प्यार करते हो तो तुम्हें ये बताना मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि वो पंजाबन लड़की जिसका नाम जमीला है और जिसे कमलाबाई ने कलकत्ते के मुखिया से खरीदा था और मुखिया जिसे बांग्लादेश की मोहम्मदपुर की बस्ती से उठाकर लाया था, धनबाद किसी ठाकुर के यहाँ नहीं गई। मैं हैरान होकर प्रामिला का मुंह देखने लगा। तो फिर कहाँ है वो? प्रामिला जल्दी से उठकर बंद दरवाजे के पास गई। उसने कान लगाकर बाहर कुछ सुनने की कोशिश की, फिर एकदम से कुंडी उतार कर दरवाजा खोल दिया और बाहर झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और चारपाई पर आकर बैठ गई। कहने लगी, जमीला को कमलाबाई ने श्रीराज के आदमियों के हाथ 10,000 रुपए में बेच दिया है और श्रीराज के आदमी जमीला को लेकर दिल्ली चले गए हैं। ये एक और धमाका था जो एटम बम की तरह मेरे दिमाग में हुआ। मैं बुत बनकर बैठा था और प्रामिला जो कुछ कह रही थी उसे सुन रहा था। वो कह रही थी, श्रीराज दिल्ली का एक ऊंचे दर्जे का मॉडर्न बदमाश है। उसके पास किराए के कातिल भी हैं और निहायत ऊंचे दर्जे की हसीनो जमील मॉडर्न तालीम याफ्ता तवाइफ लड़कियां भी हैं। इन लड़कियों को वो भारतीय सरकार के बड़े बड़े अफसरों के यहाँ भारी मुआवजे पर सप्लाई करता है और अपनी पसंद के ठेके और टेंडर मंजूर करवाता है। भारत के सियासतदान और बड़े बड़े कारोबारी इदारों के मालिक अपने कारोबार और सियासी हरीफों को कत्ल करवाने या हमेशा के लिए गायब करवाने में श्रीराज की खुफिया मदद हासिल करते हैं। श्रीराज उसके इवज लाखों रुपए का मुआवजा वसूल करता है। पुलिस को सब कुछ मालूम है मगर वो उसको हाथ नहीं डाल सकती क्योंकि श्रीराज के हाथ बड़े लंबे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से लेकर बड़े बड़े सियासी लीडर उसके दोस्त हैं और उससे खौफ खाते हैं। अब बताओ, क्या तुम उस पंजाबन लड़की जमीला को श्रीराज के खतरनाक चुंगल से निकाल सकोगे? कभी नहीं। इसका कभी भूल कर भी दिल में ख्याल मत लाना। श्रीराज के आदमी इंसान को यूं कत्ल कर देते हैं जैसे इंसान मक्खी और चींटी से भी हकीर हो। प्रामिला ने आगे बढ़कर मेरे गले में बाहें डाल दी और प्यार से कहा, मैं भी खूबसूरत हूँ। जमीला तो नई नई इस धंधे में आई है। जितनी मोहब्बत मैं तुम्हें दूंगी वो लड़की नहीं दे सकती। मेरे जिस्म में एक तूफान सा मचा हुआ था। खून में हैजानी कैफियत थी। अगर ये लड़की सच कह रही थी तो फिर जमीला एक ऐसे माफिया के जाल में फंस गई थी या फंसने वाली थी जहां से उसे निकालना जान जोखों का काम था और जहां से उसे निकालने के लिए मुझे सर धड़ की बाजी लगानी थी। मैंने प्रामिला से पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? वो बोली, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है भला? ये सारा सौदा मेरी आंखों के सामने हुआ है। बेचारी लड़की जमीला रो रही थी मगर उसकी किसे परवाह थी। वहां श्रीराज के आदमियों ने उसे पसंद कर लिया था, शायद इसलिए भी कि वो यहाँ की लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और उसका जिस्म भी बड़ा सडोल था। मैंने प्रामिला का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, प्रामिला, अगर मुझे यकीन हो जाए कि जमीला नाम की लड़की को वाकई कमलाबाई ने श्रीराज के आदमियों के हाथ फरोख्त कर दिया है तो मैं उसकी याद को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दूंगा और तुम्हें अपनी महबूबा बना लूंगा। प्रामिला ने मेरे बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि जिस लड़की को श्रीराज के एजेंट खरीद कर ले गए हैं वो तुम्हारे मुखिया दादा की जमीला ही थी। मैं कुछ कहने लगा था कि प्रामिला एकदम उछल सी पड़ी। कहने लगी, अगर मैं तुम्हें जमीला की तस्वीर दिखा दूं तो क्या फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा? मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? वो चारपाई से उठते हुए बोली, कमलाबाई की आदत है कि उसके अड्डे पर जो नई लड़की आती है वो उसकी एक तस्वीर उतरवा कर जरूर अपने एल्बम में लगा कर रख लेती है। मैं अभी उसकी तस्वीर लाकर तुम्हें दिखाती हूँ। वो जल्दी से चप्पल पहनकर कमरे से निकल गई। उसके जाने के बाद मैं सर पकड़कर बैठ गया। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या ये अजाब भी मेरी किस्मत में लिखा था? ऐ खुदा, तू गफूर रहीम है, मेरे गुनाह माफ कर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने जब्त किया, कुर्ते के दामन से आंसू पोंछे और संभल कर बैठ गया। इतने में प्रामिला वापस आ गई। उसके हाथ में छोटे साइज की एक फोटो थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और तस्वीर मेरे सामने करके बोली, मदन बाबू, यही है ना तुम्हारी जमीला? फोटो रंगीन फिल्म से उतारी गई थी। उसमें मेरी बीवी जमीला सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी एक जानिब खुद कमलाबाई बैठी थी, दूसरी तरफ कोई और लड़की बैठी हुई थी। दोनों ने जमीला को जैसे दरमियान में जकड़ रखा था। दोनों औरतें मुस्कुरा रही थीं, जबकि मेरी बीवी जमीला के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसकी आंखों में स्याह हल्के पड़ गए थे। वो इस तरह देख रही थी जैसे खलाओं में अपनी जिंदगी के गुजरे हुए बाइज्जत बावकार अय्याम को तलाश करने की बेसूद कोशिश कर रही हो। मेरे
हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने कुछ बोलना चाहा मगर आवाज मेरे गले में घुट कर रह गई। प्रामिला ने मेरी बदली हुई कैफियत को महसूस कर लिया था। कहने लगी, मदन बाबू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है। मैंने तस्वीर उसे वापस कर दी और कहा, अब मुझे यकीन आ गया है। प्रामिला मुझे बाजू से पकड़कर चारपाई पर ले आई। मुझे अपने आप पर काबू हासिल करने में कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया क्योंकि मुझे प्रामिला से अभी कुछ मजीद मालूमात हासिल करनी थी। मैंने उससे कहा, ये श्रीराज तो बड़ा बदमाश आदमी है। ये भारत की राजधानी में रहकर ये सब कुछ कर रहा है और कोई उसे पूछने वाला नहीं। वो कहने लगी, तुम भारत के लीडरों और बड़े बड़े अफसरों को क्या समझते हो? सब करप्ट हैं और अय्याश हैं। जो दो एक उनमें दयानतदार हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। मुझे मालूम था कि अगर मैंने श्रीराज के बारे में बराह रास्त कोई सवाल किया तो प्रामिला को खामखा शक पड़ेगा कि मैं अब भी जमीला को नहीं भूला और उसकी तलाश में जाने का इरादा रखता हूँ। चुनाचे मैंने वैसे ही बेनियाजी के अंदाज में पूछा, ये श्रीराज तो किसी बहुत बड़े महल में रहता होगा। प्रामिला अपने काम में लगी हुई थी जबकि मैं उसके प्यार से बिल्कुल बेताल्लुक होकर बैठा हुआ था। कहने लगी, दिल्ली में सुना है उसके 4 बंगले हैं। कभी किसी बंगले में होता है, कभी किसी बंगले में। कितनी ही कारें हैं उसकी। वैसे गीता भवन नाम का उसका बंगला बड़ा मशहूर है। मैंने तो नहीं देखा मगर सुना है कि नई दिल्ली में किसी जगह पर है। मगर तुम क्यों उसका पूछ रहे हो? मेरी तरफ देखो, क्या मैं जमीला से कम खूबसूरत हूँ? और प्रामिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे उसकी हंसी जहर लगी। मैं जितनी जल्दी हो सके दिल्ली पहुंचना चाहता था ताकि इससे पहले कि मेरी बीवी वहां से भी गायब कर दी जाए मैं वहां पहुंच जाऊं। मैंने सोचा कि प्रामिला से जमीला की फोटो हासिल कर ली जाए तो उसे तलाश करने में बड़ी मदद मिलेगी। जमीला की फोटो अभी तक प्रामिला के पास ही थी। उसने तस्वीर सरहाने के नीचे रख दी। मैं प्रामिला के साथ दिल पर पत्थर रख कर दिल लगी की बातें करने लगा। रात के किसी लम्हे जब मैंने प्रामिला को गाफिल पाया तो सरहाने के नीचे से जमीला की फोटो को निकाल कर अपने कब्जे में कर लिया। अब मेरा वहां कोई काम नहीं था। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। प्रामिला चारपाई पर बेसुध होकर गहरी नींद सो रही थी। बत्ती जल रही थी। मैं दिन निकलने का इंतजार नहीं कर सकता था। चुनाचे मैंने अपना लिबास दुरुस्त किया और दरवाजा खोलकर खामोशी से बाहर निकल गया। बर्दवान शहर की उस बस्ती पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाजार में कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। बस्ती के दूसरे कोने की जानिब से चौकीदार के लठ की आवाज किसी वक्त आ जाती थी। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। वहां कोई रक्षा वगैरह भी नहीं था। स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। स्टेशन पर चंद एक मुसाफिर नजर आए। एक कुली से पूछा तो उसने बताया कि कलकत्ते जाने वाली गाड़ी सुबह 4 बजे आएगी। मैं कलकत्ते में हाजी फरीद अहमद साहब से मिलकर और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह करने के बाद दिल्ली जाना चाहता था। स्टेशन पर किसी न किसी तरह मैंने वक्त गुजार दिया। गाड़ी आई और मैं उसमें बैठ गया। ट्रेन ने मुझे दिन निकलते ही कलकत्ते पहुंचा दिया। वहां से सीधा हाजी साहब के फ्लैट पर आ गया। हाजी साहब जाग रहे थे। मुझे देखकर बोले, करमदाद क्या हुआ? मैंने उन्हें सारी बात बयान कर दी और जमीला की फोटो भी दिखाई। इस पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो में जमीला के साथ नायका कमला बाई भी बैठी हुई थी। जमीला का परेशान और बीमारों वाला चेहरा देखकर हाजी साहब ने इंतहाई अफसोस के साथ कहा, खुदा इन लोगों को गारत करे। एक शरीफ घराने की खातून को किस मुसीबत में डाल दिया है। उन्होंने मेरे लिए नाश्ता मंगवाया। कहने लगे, अब तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, मैं अपनी बीवी की तलाश में दिल्ली जाऊंगा और उसे श्रीराज के फंदे से निकालकर जैसे भी हो सका आपके पास आऊंगा। हाजी साहब सोच में पड़ गए। कहने लगे, दिल्ली भारत की राजधानी है, बड़ा शहर है। क्या तुम वहां किसी को जानते हो? मैंने कहा, मैं ढाके से सिर्फ एक बार वीजा लेकर दिल्ली गया था। इस बात को भी काफी बरस हो गए हैं। हाजी साहब कहने लगे, श्रीराज जैसा कि तुमने बताया है कि एक बहुत बड़े और ऊंचे दर्जे के जराइम पेशा गिरोह का लीडर है। तुम अकेले इन कातिल लोगों का कैसे मुकाबला करोगे? मैंने कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है हाजी साहब। मैं अपनी इज्जत, अपनी गैरत के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हाजी साहब बोले, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके लिए भी अक्ल की और किसी मंसूबाबंदी की जरूरत होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि तुम श्रीराज के बंगले में जाओ, वहां सामने जमीला बीबी बैठी हुई हो और तुम उसे साथ लेकर वापस आ जाओ। वो लोग अगर जमीला बीबी को यहाँ से खरीद कर ले गए हैं तो किसी मकसद के लिए ले गए हैं और उसकी हिफाजत भी कर रहे होंगे। मैंने मायूसी के लहजे में कहा, तो फिर आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? हाजी साहब ने चाय का खाली ग्लास मेज पर रख दिया और बोले, मुझे सोचने की मोहलत दो। मैंने कहा, हाजी साहब मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मुझे डर है कि अगर देर हो गई तो मेरी बीवी वहां से भी कहीं गायब न कर दी जाए। हाजी साहब ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। वो गहरी सोच में थे और आराम कुर्सी पर बैठे खिड़की के बाहर बिजली के तारों पर बैठे हुए कबूतरों को देख रहे थे। उनके जहन में कोई ख्याल आया। वो मेरी तरफ देख कर बोले, एक बात हो सकती है। दिल्ली में मेरे एक दोस्त मुश्ताक अली का होटल है। मैं उसे टेलीफोन पर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वो मेरा
मेरा बड़ा काबिल एतमाद दोस्त है। तुम ठहरना भी उसी के होटल में। उसके होटल में हर किस्म के लोग आते जाते हैं। वो इस पोजीशन में है कि तुम्हारी कोई मदद कर सके। मेरी राह थोड़ी सी आसान हो गई थी। हाजी फरीद अहमद ने मुश्ताक अली को दिल्ली टेलीफोन करके सारी बातें खुलकर बयान कर दी। मैं रात की गाड़ी में बैठकर दिल्ली रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।